हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन कवर की थी, उसका स्कोप कवर किया था और डिफरेंसेस जानने की कोशिश की थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है और कहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, वो भी आइडेंटिफाई किया था। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है, इनकम है, दूसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट था। तो हम अब धीरे धीरे करके इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इनकम एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मनी है, जो इनकम का सप्लाई है, वो किधर आता है किधर जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जान लेंगे। कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर 2 सेक्टर मॉडल है, 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल भी है, तो वो सारे सेक्टर्स आज हम स्टडी करेंगे। छोटा सा चैप्टर है आपका, आइए इसको फटाफट से फिनिश कर देते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या इनकम होता क्या है। पहले यही जान लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब होता है। सर्कल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इस तरह से फ्लो कर रही है, यानी कि सर्कुलर फ्लो का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती है वो वहीं पर आकर फिर से खत्म हो जाती है, फिर उसी पॉइंट से दोबारा रीस्टार्ट कर देती है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली सर्कुलर फ्लो इनकम के सेंस में, कंटेक्स्ट में क्या मतलब बनाता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज डिस्क्राइब्ड एज अनएंडिंग फ्लो। मैंने कहा ना, वो शुरू होती है फिर खत्म होती है और जिस पॉइंट पे वो खत्म होती है उसी पॉइंट से वो दोबारा से शुरू हो जाती है। Revenue and expenditure in the country's economy in a circular mode where national income is equals national expenditure। अब देखो, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि किसी की इनकम किसी का एक्सपेंडिचर भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, तो आपके लिए वो सैलरी मंथली इनकम बन जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके एम्प्लॉयर के लिए वो क्या बन जाता है, उसका एक्सपेंडिचर बन जाता है। सिमिलरली आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लीजिए आप कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप जाकर राशन पानी लेकर आ रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर किसी दुकानदार किसी रिटेलर का क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो इसीलिए आपकी इनकम किसी और का एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस किसी और की इनकम। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो जो है चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। According to Investopedia, the circular flow model demonstrates how money moves through society. Money flows from producers to workers as wages and flows back to the producer as payment for products। तो exactly वही चीज ये कह रहे हैं। मान लीजिए आप एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप पूरा महीने एप्पल कंपनी में काम करते हैं। मान लीजिए आप वहां के वेब डिजाइनर है या यूआई डेवलपमेंट हेड है, कुछ भी है, ठीक है। तो आप वहां पर काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है मंथली। मान लीजिए आपकी सैलरी है $5,000। अब वो $5,000 आप जब कमा के लाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एप्पल स्टोर में जाते हैं, एप्पल का आईफोन खरीद लाते हैं, नहीं तो कोई और चीज। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक 2 सेक्टर मॉडल है कि सिर्फ एप्पल है और आप है, तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया। किस तरह का, ये एप्पल है, ये आपको सैलरी देती है। मान लीजिए आपका नाम राम है, आपको सैलरी देती है $5,000। आप फिर से उस सैलरी का पार्ट जो है एप्पल के अंदर खर्च कर देते हैं, क्या खरीद कर, उसका एप्पल का प्रोडक्ट खरीद कर। आप इस तरह से जो है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्रिएट कर देते हैं कि जो जहां से पैसा आया वो पैसा वहीं पर वापस पहुंचा दिया। तो इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, 2 सेक्टर मॉडल कंसिडर किया जाता है इसको। जहां पर दो ही तरह की इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमीज है। एक है प्रोड्यूसर जिसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, और दूसरा है इंडिविजुअल या कंज्यूमर जो स्पेंड करता है, जो इनकम अर्न करता है और उसी इनकम को, उसके इक्वल इनकम को ही स्पेंड कर देता है। ना तो लीकेज होती है, ना इंजेक्शन होते हैं, कुछ उस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तभी इन्होंने कहा नेशनल इनकम जो है, जितनी इनकम आ रही है उतनी ही इनकम स्पेंड हो रही है, नो सेविंग एट ऑल। इन शॉर्ट, एन इकोनॉमी इज एन एंडलेस सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ मनी। तो कोई भी इकोनॉमी है वो एंडलेस सर्कुलर। अब एप्पल भी है, वो क्या है, अपने आप में एक माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट है, एक इंडिविजुअल फर्म है। सिमिलरली राम जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल है, वो भी अपने आप में एक इकोनॉमिक, वो भी एक्टिविटी करता है इकोनॉमिक, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया, इकोनॉमी। It includes continuous flow of production of goods and services, income and expenditure of any country, and circular redistribution। तो मैंने बताया ना आपको, वो इनकम इस राम को मिली, राम ने अपना एक्सपेंस बनाकर वो एप्पल को इनकम दे दी। बात सिर्फ इतनी सी है। द इनपुट मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज लैंड फॉर विच रेंट इज पेड। तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि ये चीज आपको समझाई जा सके। द इनपुट मेड बाय ह्यूमन नोन एज लेबर फॉर विच बीइंग इज पेड। काम लेबर करो, वेज लो, उस वेज से जाकर कंज्यूमर गुड्स खरीद लो। तो वही चीजें यहाँ पर बताई है। द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर विच इंटरेस्ट इज पेड। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ ये कन्वे कर दिया जो ये यहाँ पर मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। तो दो तरह तरीके से इसको जो है समझा जा सकता है। फर्स्ट है मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। इट इंक्लूड्स फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी
एज फ्लो ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू हाउस होल्ड, यानी कि ये वाला जो केस था ये कौन सा था, मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम वाला। ये देखिए हाउस होल्ड है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जिसको इनकम दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को फिर से यहाँ पर एप्पल कंपनी मान लीजिए आप, और ये कौन है, ये राम है। तो राम जो है, ये देखो राम अपनी फैक्टर सर्विसेज, यानी कि राम जो है एप्पल में नौकरी करता है, वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है एप्पल के अंदर, और इस सर्विस के बदले ये देखो इधर जो सर्विस आ रही है, इस सर्विस के बदले एप्पल इसको क्या दे रहा है, इनकम दे रहा है। अब राम के पास जो है मान लीजिए $1000 जो है इसकी इनकम हो जाती है। अब यही इनकम जो है ये क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर एक ही है, ये टू फैक्टर मॉडल है, तो इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने वाली यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है। तो आप समझिए कि यहीं से जो है इसको पैसा गया, क्योंकि यहाँ पर सर्विस दी थी। सिमिलरली यही पैसा दोबारा से इसी के प्रोडक्ट खरीदने में यूटिलाइज हो गया, क्योंकि और कोई मैन्युफैक्चरर यहाँ पर है नहीं, तो ये इसको इसने $1000 $1000 दे दिए, बदले में इसका आईफोन जो है इसने खरीद लिया। बात सिर्फ सिंपल सी है। ये कौन सा फ्लो है, मॉनेटरी फ्लो, यहाँ पर पैसे का जो है इमीडिएट फ्लो चल रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं। हेयर फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें जो है आपको बताई हैं। फिर आता है रियल फ्लो ऑफ इनकम। रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जिन जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकम फ्लो हो रही है, जिनकी वजह से एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहे हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो रियल यानी कि रियल गुड्स की टर्म में, रियल कमोडिटीज की टर्म में, तो वो चीज अगर देखें तो उसको क्या नाम दिया जाता है, रियल फ्लो ऑफ इनकम की, यानी कि रियल कमोडिटीज की वजह से जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसकी वजह से जो इनकम का फ्लो चल रहा है, उस चीज को पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, रियल फ्लो ऑफ इनकम। Flow of factor inputs such as land, labor, etc. to producer and flow from producer to household sector in the form of goods and services। तो यानी कि यहाँ पर हम ना तो ये देखते हैं कि वो चीज कितने की थी कितने की नहीं थी, यानी कि मनी जो है इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अंदर क्या दिया गया है, फैक्टर्स, कि भाई मान लीजिए राम ने जो है वहां पर एक टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी, उस टेक्निकल सर्विस के बदले में उसको क्या मिले, गुड्स एंड सर्विसेज मिले, क्योंकि उसकी टेक्निकल सर्विस से एप्पल कंपनी ने कुछ प्रोड्यूस किया, उस प्रोडक्शन का ही कुछ पार्ट जो है उसको वापस से एज कंज्यूमर गुड्स मिल गया। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। अब डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर 2 और 3 सेक्टर्स होते हैं। 2 सेक्टर में आपका एक कंपनी होती है, एक हाउस होल्ड होता है। 3 सेक्टर के अंदर आपका गवर्नमेंट कंपनी और हाउस होल्ड होता है, और ये स्टिल एक क्लोज्ड इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया में क्या है, इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है क्योंकि वहां पे फॉरेन ट्रेड भी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया है, जहां पर एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो फॉरेन ट्रेड ना तो आने देती है और ना ही अपने वहां से करने का परमिशन देती है। वो क्या होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो वहां पर कौन सा मॉडल फॉलो होता होगा, 3 सेक्टर मॉडल, यानी कि वहां पर सिर्फ किम जोंग उन की गवर्नमेंट है, वहां पर उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वहां पर कौन है, जो हाउस होल्ड है, जो वहां के सिटीजन है। तो बस ये 3 लोग वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, 3 इकोनॉमीज मिलकर ही काम चला रही है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वो एक ओपन इकोनॉमी है। इंडिया में गवर्नमेंट भी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स भी है, इंडिया में हाउस होल्ड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड भी है। तो जहां पर फॉरेन सेक्टर्स की बात आ जाती है, यानी कि फॉरेन एलिमेंट्स की, तो वो क्या बन जाता है अपना ओपन इकोनॉमी। इसको बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। तो यानी कि 4 सेक्टर मॉडल इज इक्वल टू ओपन इकोनॉमी। 4 या मोर देन 4 अगर कुछ होता है तो वो क्या बन जाता है, अपना ओपन इकोनॉमी और 4 सेक्टर मॉडल। सिमिलरली अगर उससे कम है, 3 सेक्टर मॉडल है या 2 सेक्टर मॉडल है, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके क्लोज्ड इकोनॉमी। तो वही बात यहां पर बताई है। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे काम चलेगा, 3 में और 4 में कैसे कैसे चलेगा। तो आइए देखते हैं रियल एंड मनी फ्लो। अब रियल और मनी का तो आपको समझ में आ गया। रियल का मतलब होता है जब आप रियल कमोडिटीज को ध्यान में रखते हुए फ्लो ऑफ इनकम जज करते हैं, और मॉनेटरी में आप पैसे को ही जज कर रहे हैं कि सर्विस दी, पैसा लिया, पैसे खर्च करें, वापस से प्रोडक्ट ले लिए, सिंपल सी बात। रियल में क्या होता है, सर्विस दी, कमोडिटीज ले ली, बात खत्म। Here, one sector is household and other is producing sector। प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक कंपनी, मैन्युफैक्चरर या गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है, तो इट डजंट मैटर। बहुत सारे नेशंस के अंदर जैसे पब्लिक सेक्टर है, जब तक आपका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, नेशनलाइजेशन का दौर था, तो वहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर किसके अंडर आता था, मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर आता था। तो वहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट कंट्रोल में था। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट कैन एज वेल बी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वन सेक्टर इज हाउस होल्ड, एक तो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर कंज्यूमर, यानी कि जो इनकम अर्निंग ग्रुप है और जो उस इनकम को एज एन एक्सपेंडिचर खर्च करता है, किस लिए, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। किन कंज्यूमर गुड्स को, जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, बात खत्म। नो इन्फ्लुएंस विया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ खुद इंटरफेयर नहीं करती है, या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसर ही होगी या नहीं होगी, जस्ट प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फॉरेन का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। फॉरेन का जो है थर्ड में भी जिक्र नहीं होगा, 3 सेक्टर में भी जिक्र नहीं होगा। फॉरेन का जिक्र आएगा अपने 4th सेक्टर यानी ओपन इकोनॉमी के अंदर। तो ये है अपना जो अपना ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। देखो ये प्रोडक्शन सेक्टर है आपका, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। तो मैं फिर से इसको एग्जांपल ले लेता हूं, ये एप्पल है, ये कौन है, राम है। ठीक है, राम ने क्या किया, राम ने जो है इसको
फैक्टर मार्केट, एग्जैक्टली फैक्टर मार्केट का क्या मतलब होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। कि राम ने जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है, कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर, वो क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो लेबर लैंड प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को। यानी कि फैक्टर मार्केट जो है वो कहां से आता है? हाउस होल्ड से। सिमिलरली प्रोडक्शन सेक्टर क्या काम करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट बनाता है, कमोडिटी बनाता है, तो वो कौन सा हो गया? प्रोडक्ट मार्केट। यानी कि ये फैक्टर प्रोवाइड करेगा, ये बदले में प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ये जो इतना पोर्शन यहां पर दिया है फैक्टर और प्रोडक्ट वाला, ये कौन सा है? रियल फ्लो ऑफ इनकम का। और अगर मैं ऊपर वाली बात करूं कि इनकम की हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है यहां पर फैक्टर प्रोवाइड करे, इसको बदले में इनकम मिल गई, यही इनकम ये इसके प्रोडक्ट्स खरीदने में एक्सपेंड कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है। तो प्रोडक्शन है, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड करता है लेबर के फॉर्म में। प्रोडक्शन सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करके। और जो हाउस होल्ड है वो इनकम अर्न करता है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर कर। और जो प्रोडक्शन हाउस है वो इनकम जनरेट करता है जो अपना हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करके। तो एक सर्कुलर फ्लो जो है यहाँ पर इनकम बन गया। ये एक बॉक्स डिजाइन में दिया है, आप इसको सर्कुलर भी बना सकते हैं। अब आते हैं थ्री इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट भी हो जाए टू सेक्टर मॉडल के अंदर ही, यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर नेशनल इनकम जो है NI इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हो रही है, जितनी इनकम आ रही है उतनी ही इनकम जो है वापस से खर्च कर दी जा रही है। 100 रुपए आ रहे हैं लेबर करके, वो 100 रुपए का ही जो है, मान लीजिए कोई फूड है या कुछ ग्रेन है वो खरीद लिया गया है। ये तो हमारी NI क्या है? NE के यानी नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर है। उसके बाद आते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो क्या होगा? सेविंग आ जाए। सेविंग क्या होती है? हमारी लीकेज होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 100 रुपए 1000 रुपए की बात करूं मैं, कि राम है, उसको किसी कंपनी में काम करके 1000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। अब 1000 में से उसने क्या किया? अब ये होगी हमारी क्या? नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम को नेशनल एक्सपेंडिचर अगर बराबर हो जाती, यानी कि हमारा जो NE है वो भी 1000 हो जाता, तो यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो एक तो स्ट्राइक कर जाता। दूसरी चीज क्या होती? यहाँ पर लीकेजेस नहीं थी, कि यानी कि जितना आया उतना ही खर्च हो गया, ना तो कुछ सेव हुआ ना कुछ इंजेक्ट हुआ, तो यानी कि ना तो कुछ ऐड हुआ, ठीक है, वापस से मार्केट के अंदर, और ना ही मार्केट के अंदर से कुछ बाहर निकाला गया है। जितना आया था उतना का उतना ही चला गया। अब इसी को अगर मैं और आगे उसको इलेबोरेट करूं, अगर मैं यहाँ पर सेविंग्स ले आऊं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेविंग्स लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? 1000 रुपए के अंदर से 200 रुपए जो है सेव कर दिए, ठीक है। अब 200 रुपए सेव कर लिए, बच गए कितने? 800। तो मार्केट के अंदर जो NE हो गया वो कितना हो गया हमारा? सिर्फ 800 का। इनकम तो 1000 ही है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब मैंने सेव कितने? 1000 जो थे, 1000 के 1000 खर्च कर लिए, यानी कि यहाँ पर नो सेविंग और नो इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1000 थे, 1000 ही खर्च हो गए। लेकिन अब क्या, मैंने सेविंग इंट्रोड्यूस कर दी अपने मार्क इकोनॉमी के अंदर। अब क्या हुआ? 1000 में से 200 रुपए सेव कर लिए, लेकिन अब खर्च कितने हो पाए? सिर्फ 800। यानी कि 1000 रुपए आए थे, मार्केट में वापस कितने गए? मार्केट में वापस कितने गए? सिर्फ 800 रुपए। यानी कि 1000 रुपए आए, मार्केट में वापस गए 800। 800 फिर खर्च हो गए, 800 की फिर इनकम बन गई, फिर से उस 800 के अंदर से कुछ सेव कर लिया मार्केट में, फिर मान लीजिए उस 800 में से 100 रुपए सेव कर लिए, मार्केट में फिर कितने गए? 700। इनको क्या बोलते हैं? लीकेजेस। कि इनिशियल जो अमाउंट था वो धीरे धीरे सेविंग की वजह से रिड्यूस होता गया, वो दोबारा से ऐड नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, इसलिए सेविंग्स को क्या बोला जाता है? लीकेजेस। कि ये लीक हो रहा है, यहां से जो चीज है, जो पैसा एक्चुअली में मार्केट में वापस आ जाना चाहिए था वो मार्केट में नहीं आया। अब अगर मैं सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो क्या होता है? मान लीजिए फिर से इसको 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 हटा देता हूं, मैं ये लिखा रहने देता हूं, इसको जो है जस्ट अलग मार्कर से लिखता हूं। ये मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप कहीं प्रोडक्टिव अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए मैंने फिर से जो है 1000 में से 200 रुपए, ये अलग चीज है, इसको मत कंसिडर करना। अभी फिर से हम 1000 पे आ गए हैं। अब मैं सेविंग ना करके क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया? 1000 रुपए, 1000 रुपए मेरे पास आए थे, जिसके अंदर से मैंने 800 रुपए जो है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर दिया, और 200 रुपए क्या किया? मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टिल मेरी नेशनल इनकम कितनी रहे? नेशनल एक्सपेंस कितना रहेगा? 1000 रुपीज ही रहेगा, क्योंकि 200 रुपए भी जो है वो मैंने अपनी जेब में ना रख के फिर से मार्केट के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो अल्टीमेटली, हाँ, प्रोड्यूसर के पास डायरेक्टली ना जाकर वो इनडायरेक्टली उसके पास एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहुंच गया, उसके शेयर खरीद लिए मैंने या कुछ भी कर लिया, बट वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर के पास ही पहुंच गया। तो मार्केट के अंदर पैसा दोबारा कितना पहुंचा? 800 एक बार पहुंचा एज अ कंज्यूमर गुड एक्सपेंडिचर, और 200 फिर से पहुंच गया एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर। तो फिर से 1000 रुपए मेरा बराबर हो गया। तो फिर से इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, यानी कि हमारी नेशनल इनकम जो थी 1000 रुपए की, वो नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर हो गई। नेशनल एक्सपेंडिचर के अब एक भाग ना होकर बल्कि दो भाग हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो कंज्यूमर गुड एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाता है? इंजेक्शन हो जाता है, यानी कि जो पैसा हमने बचाया था उसको दोबारा से मार्केट के अंदर वापस पहुंचा दिया, अपनी जेब में नहीं रखा। सेविंग क्या हो जाती है? हमारी लीकेज हो जाती है। तो इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझाने की आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये देखिए, हाउस होल्ड है,
फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है कौन से, लेबर वगैरह के, ठीक है। इसके बदले इसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं। अगर इसी को मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो ये देखो फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, बदले में प्रोडक्शन क्या दे रहा है, इनकम दे रहा है। यही इनकम जो है क्या हो रही है, सेविंग, यानी कि ये लीकेज हो गया। यानी कि मान लीजिए इसको 1,000 रुपए की इनकम हुई, इसके अंदर से इसने क्या करा, इसके अंदर से इसने 100 रुपए बचा लिए, या 200 कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। ये 200 रुपए जो है ये तो अब माइनस हो चुके हैं। अब कैपिटल मार्केट के लिए बचे कितने, 800, ठीक है। अब 800 जो है वो वापस से इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। वो चाहे कंज्यूमर गुड्स के थ्रू एक्सपेंडिचर करके हुए हो या इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंडिचर हो, लेकिन वो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर वापस पहुंच गए हैं। वो इस आदमी की जेब में नहीं रहे हैं, राम की जेब में या हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसकी पॉकेट के अंदर नहीं रहे हैं। इट हैज रिटर्न्ड बैक इनटू द मार्केट। तो अब बच गया, अब देखो ये आए कितने थे, 1000, वापस कितने गए, 800। अब यही प्रोड्यूसर के पास कितने पैसे हैं, सिर्फ 800 ही तो है देने के लिए, यही तो आए थे। अब इसने अभी एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 800 थे, तो 800 ही प्रोड्यूसर के पास है। अब फिर से इसने फैक्टर मार्केट दिया, फिर से अब देखो जहां पहले इसको 1000 रुपए की इनकम हो रही थी, जस्ट बिकॉज ही मेड अ लीकेज बाय डूइंग अ सेविंग फंक्शन, इसने क्या करा, इसने अपनी इनकम जो है वो अब कितनी रिड्यूस कर ली सेकंड शिफ्ट के अंदर, 800। तो अब 800 में से फिर से अगर ये सेव करेगा 100 रुपए, तो अब कितने बच जाएंगे, 700। तो आप देख रहे हैं सेविंग की वजह से धीरे धीरे जो है मार्केट इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। तो सेविंग इज नेवर कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन फॉर मार्केट इकोनॉमी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। देयर इज अ कैपिटल मार्केट फॉर द फ्लो ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। दिस मार्केट ऑर्गेनाइजेस द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। द हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड सेविंग टू दिस मार्केट एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक्वायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। सेविंग को जो है बैंक में इंटरेस्ट इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि सो दैट गवर्नमेंट कैन ल्यूर पीपल आउट ऑफ देयर पॉकेट सेविंग, ताकि वो फिर से मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो ये भी चीज याद रखना। इसको काउंटर करने के लिए ये चीज बनाई गई थी कि आपने सेव ही करना है तो अपने घर पे सेव मत करो, उसको वापस मार्केट में ही रख दो, पैसा आपका हम सेव कर लेंगे। बट अब हम लेकिन लोगों ने इस बात पर भी काउंटर करा कि यार तुम्हारे को देने से क्या फायदा होगा, हमको पैसा अगर हमारा उतना ही रहना है, अगर मान लो मेरे 200 के 200 ही रुपए रहने हैं, तो मेरे घर में ज्यादा सेफ्टी है ना, बजाय कि तुम्हारे बैंक में रखने से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है भाई तुम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले लेना। इस तरह के जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत चलते रहते हैं। तो बट बेसिक टू सेक्टर मॉडल आपको मैंने समझा दिया है। प्रोड्यूसर होता है, हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है यानी लेबर वगैरह, उसके बदले उसको इनकम मिलती है, वही इनकम जो है वो वापस से री इन्वेस्ट कर देता है थ्रू दी फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर और या फिर इन्वेस्टमेंट। तो बस ये चीज याद रखना। अब आते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर। ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है, प्रोड्यूसर आ जाता है और हाउस होल्ड आ जाता है। ये देखो, तो ये है हमारा बिजनेस सेक्टर, ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये दो सेक्टर तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर मार्केट है, यानी कि जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट चली गई यहाँ पर, इसके बदले में इसको इनकम मिल गई, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया था ये वाला, यहाँ तक। ये देखो, ये जो मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, इतना तो हमारा जो है टू सेक्टर, ये वाला जो मैंने एग्जैक्टली ऑरेंज से मार्क करा है वो तो हमारा है टू सेक्टर मॉडल। इसके अंदर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने नई चीजें क्या ऐड करी हैं, नई चीजें अब ये ऐड कर दी कि हमने गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। और गवर्नमेंट क्या होती है, टैक्सर। क्या याद आया जब हमने ऊपर पढ़ा था, गवर्नमेंट क्या होती है, टैक्सर और स्पेंडर। अब ये क्या करेगी, बिजनेस को इनकम हुई किससे, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके अंदर इन्वेस्ट सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके उसके प्रोडक्ट्स खरीदे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, तो उसको इनकम होगी। तो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया एक, ओहो ज्यादा ही छोटा हो गया, 1, ठीक है। सिमिलरली हाउस होल्ड ने जब फैक्टर अपने एम्प्लॉय प्रोवाइड करे थे, तो बिजनेस सेक्टर ने उनके बदले में क्या दिया था, इनकम दी थी। तो हाउस होल्ड से जो हाउस होल्ड सेक्टर से जो इनकम आ रही है उसके ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो है वो लेगी। तो दो तो टैक्सेशन ऐड हो गए, यानी कि एक जो बिजनेस से इनकम हुई, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है उस पर टैक्स, दूसरी कौन सी, जो हाउस होल्ड को इनकम के थ्रू, सैलरी के थ्रू जो इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स। तो दो टैक्स तो गवर्नमेंट ने यहाँ ले लिए। दूसरा क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपनी परचेजेस करती है, भाई गवर्नमेंट भी तो एक बॉडी है ना, उसको भी चीजें चाहिए, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। जो टैक्सेस कलेक्ट करे हैं ये किस लिए, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, समझ रहे हैं। अब इनके गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उसके बदले में उसको भी तो कोई सर्विसेज देनी पड़ेगी। वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो रोड्स बनाती है, एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं, इस तरह की चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, रेल नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो उस वो लेकिन वो चीज बनाने के लिए उसको कुछ परचेजेस भी करने पड़ेंगे। वो परचेज कौन करेगा, वो फिर से जो है गवर्नमेंट जो है बिजनेस सेक्टर के पास आकर। तो गवर्नमेंट अपने आप में भी एक बायर भी है और सेलर भी है। सेलर किस चीज की है, नेशनल एसेट्स की, और दूसरी बायर किस चीज की है, नेशनल एसेट्स
प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है, तो वो कहाँ से आता है? वो प्रोडक्शन सेक्टर के थ्रू आता है। फिर एक चीज टैक्सेस होगी, ठीक है, दूसरी चीज टैक्सेस हो गई, तीसरी चीज गवर्नमेंट परचेजेस हो गए। अब ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स, सोशल सर्विसेज। अब ये ट्रांसफर पेमेंट, सोशल सर्विसेज होते हैं आपके पेंशन, ठीक है, इस तरह की चीजें। और कौन सी होती है? ग्रेचुइटी, जो आपके रिटायरमेंट के लिए फंड्स नहीं होते, वो चीज को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। कि यानी कि जो हाउस होल्ड सर्विसेज हैं उनको जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिलते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो जो उनका पेंशन फंड का पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जो ग्रेचुइटी है, जो रिट्रेंचमेंट फंड है, वो सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट बॉडीज ही तो है वो सारी। हाँ, पैसा आपका है, आपके एम्प्लॉयर का है, नो डाउट, बट वो मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट। ईपीएफओ किसकी है? वो किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। सिमिलरली जो आपकी ईएसआई है, वो क्या है? आपकी गवर्नमेंट बॉडी है। सिमिलरली आपकी जो सेविंग स्कीम्स है, वो कौन है? आपकी गवर्नमेंट बॉडी है। सिमिलरली आपका जो ग्रेचुइटी एक्ट है, वो कौन सा है? गवर्नमेंट एक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो ये देखिए, यहां पर तक आपका क्या था? टू सेक्टर मॉडल। इसके अंदर हमने सिर्फ तीन चीजें जो है ऐड करी। कौन कौन सी? एक तो टैक्सेस, बिजनेस इनकम से भी और हाउस होल्ड सेक्टर से भी, सैलरी के थ्रू। दूसरी चीज क्या ऐड करी? गवर्नमेंट भी तो परचेज करेगा, उसको भी तो वो जो टैक्सेस अर्न करें, जो टैक्सेस उसने रेवेन्यू करा है, उस टैक्सेस को कहीं यूटिलाइज करने के लिए उसको भी परचेजेस करनी पड़ेगी। परचेजेस कौन कहां से करेगा? रॉ मटेरियल कहां से खरीदेगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है? फिर ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, सैलरीज है, जिनके हर महीने डिडक्शंस वो कर रहा है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस इनको बोलते हैं, या रिटायरमेंट फंड्स इनको बोलते हैं, बेनिफिट्स फंड बोलते हैं, पेंशन हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। तो ये चीजें वापस से पे कर दी जाती हैं। तो ये आपका ऑल इन ऑल क्या बन जाता है? थ्री सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर के अंदर तीन चीज और ऐड करनी है। कौन कौन सी? टैक्सेस, गवर्नमेंट परचेजेस और ट्रांसफर पेमेंट्स। तो आपका क्या बन जाएगा? थ्री सेक्टर मॉडल। बात सिर्फ इतनी सी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन फोर सेक्टर मॉडल, ये चीजें जो है आप देखते हो, ओल्ड एज पेंशन, सिकनेस बेनिफिट एक्सेट्रा, ये कौन सी कहां से आती हैं? ये चीजें आती हैं आपकी एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, ये सब कहाँ है? ट्रांसफर पेमेंट्स और सोशल सर्विसेज का पार्ट बनती है। कौन सी? ये सारी चीजें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चीज जो है इतनी सी सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल है ही नहीं। अब इसके अंदर जो है, ये आपने थ्री सेक्टर मॉडल कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है? ये देखो, अब आपने क्या किया? आपने इतनी चीज जो है थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर कर ली, ठीक है। याद रखना, गवर्नमेंट परचेजेस और इधर से ट्रांसफर पेमेंट, ये चीजें आपने कर ली। अब हम इसके अंदर एक सेक्टर और ऐड कर देंगे। क्या? फॉरेन सेक्टर। क्योंकि देखो, ये इकोनॉमी क्या है? मान लीजिए ये नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है, कि ना तो बाहर से कोई आ सकता है, एक ट्रेड बैरियर है, और ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, बाउंड्रीज है यहाँ पर, और बाउंड्रीज का पूरा पूरा पालन किया जाता है। लेकिन मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया तो एक ओपन इकोनॉमी है। यहाँ पर अमेरिका भी आ सकता है, हम भी अमेरिका में जा सकते हैं, सिमिलरली चाइना भी आ सकता है, कोई भी जो है चीजें इस तरह से करती रहती है। पूरा जो है फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड है, वहां पर जाना जो है, रेमिटेंस करना भी अलाउड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब अलाउड है। तो आइए देखते हैं एक बार उस मॉडल को। ये देखो, कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक। ये देखो, मैं यहाँ पर जो है मार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो आपका, ये जो है, ये ऑरेंज है जो मैंने आउटलाइन किया है, ये क्या है आपका? ये तो है थ्री सेक्टर मॉडल। ये तो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ऐड क्या क्या हुआ, जिससे हमारा फॉरेन सेक्टर भी है यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया है। देखो, सबसे पहली चीज, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स या इंपोर्ट्स कह लीजिए आप, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बिजनेस सेक्टर से देखो, ये इंपोर्ट्स जो है कहां से हुए? इधर से, ठीक है, यानी कि, और इधर से क्या हुए? ट्रांसफर, यानी कि एक्सपोर्ट्स। तो ये मैं ना दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ताकि, रुक जाओ, फॉरेन सेक्टर के लिए मैं यूज करूंगा, विच कलर शुड आई यूज? ग्रीन, लेट्स यूज ग्रीन, ठीक है। अब यहां आए हम, ठीक है, बिजनेस सेक्टर, ठीक है। बिजनेस सेक्टर ने क्या किया? बिजनेस सेक्टर ने यहां से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। ये इंपोर्ट उनके पर्सपेक्टिव से, फॉरेन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, इधर एक्सपोर्ट जो है होना है, ठीक है। मतलब हमने तो एक्सपोर्ट किया ना, ये देखो बाहर आउटले कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट किसके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है? फॉरेन सेक्टर के। वहां पे तो इंपोर्ट होगा ना, जो हम यहां से बाहर भेजेंगे वो क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट्स लिखा है यहाँ पर इसलिए, लेकिन ये क्या है? बिजनेस सेक्टर से एक्सपोर्ट हुई भी चीजें हैं। तो ये हो गए इंपोर्ट्स, ठीक है। अब इन इंपोर्ट के बदले में क्या है? फॉरेन सेक्टर इनको वापस से पेमेंट भेज रहा है। ये देखो, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट्स के बदले में कई बार एक्सपोर्ट्स भी हो जाते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम चलता है बहुत जगह, हमारे पास चावल है, तुम्हारे पास काजू है, हम तुमको चावल भेज देंगे, तुम बदले में हमको काजू भेज दो। तो इस तरह की चीजें भी चलती रहती है। तो इंपोर्ट्स के बदले एक्सपोर्ट्स होते रहते हैं।
ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर जो है दोनों फॉरेन के कंटेक्स्ट में लिखे हैं। आप इसको देखो, ये आउटले हो रहा है, ये देखो ये बिजनेस सेक्टर से जा रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या है, इट इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। तो हमारे इंडिया से जब कोई चीज बाहर जाती है तो वो क्या होती है, एक्सपोर्ट इंडिया के लिए। लेकिन फॉरेन सेक्टर की यहाँ पर देखो, फॉरेन सेक्टर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो चीज क्या होगी, इंपोर्ट, यानी कि वो लोग जो है उनके लिए तो इंपोर्ट है। सिमिलरली वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हो जाएंगे। तो ये एक्सपोर्ट जो है इंडिया के लिए क्या है, इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट्स क्या है, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स। तो वही चीज यहां पर कही है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करा, फॉरेन ने इंपोर्ट करा। उस फॉरेन इंपोर्ट के बदले में या तो वो एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि हमारे पास बेचेंगे कुछ, या उसके बदले में ट्रांसफर पेमेंट्स देंगे, यानी कि क्या देंगे, उनके बदले में पेमेंट्स देंगे। तो ये चीज आ गई, एक फर्स्ट थिंग ये होगी, ये इंपोर्ट्स के बदले में एक्सपोर्ट्स, या फिर उनके बदले में पैसा, सिंपल सी। दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर फिर से ट्रांसफर आ गया, और ये क्या हो गया, इंपोर्ट, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो बाहर से कुछ कुछ मंगाता है। जैसे कभी कभार आपने सुना होगा, आपके रिश्तेदार दुबई गए आईफोन, या कहीं से कोई दुबई गया है आपका, आपने बोल दिया भाई आईफोन ले आना, भाई मेरे लिए लैपटॉप ले आना, भाई मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना, फरारी ले आओ मेरे लिए। तो वो चीजें जो है वो क्या होते हैं, फॉर हाउस होल्ड के इंपोर्ट। तो यानी कि जैसे बिजनेस सेक्टर जो है वो अपने प्रोडक्शन के लिए वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, या कुछ अपना प्रोड्यूस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, वैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपने कंज्यूमर गुड्स बाहर से भी इंपोर्ट करा लेता है। तो वही चीजें हैं। तो हाउस होल्ड ने इंपोर्ट ले लिए फॉरेन से, यानी कि मंगा लिया कुछ कुछ, और जो है चीजें क्या हो गई, ट्रांसफर, यानी इनके बदले जो है इनको पेमेंट्स मिल गई, ट्रांसफर पेमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और सिमिलरली यही चीज जो है गवर्नमेंट के साथ चलती रहती है। तो बस ये दो चीज जो है, तीन चीज मान लीजिए इनको, ये दो चीज होगी और ये वाली तीसरी चीज होगी गवर्नमेंट के साथ। तो बस ये चीजें हैं, क्या क्या है, एक बिजनेस के साथ डील करना, बस डील करना समझ लीजिए, बिजनेस के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा हाउस होल्ड के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तीसरा गवर्नमेंट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। बस सिंपल सी बात है, आपका फोर सेक्टर मॉडल भी यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको स्टार्ट कहां से करना है, पहले ड्रॉ कीजिए टू सेक्टर। अगर आपके पेपर में फोर सेक्टर मॉडल आ जाए तो आपको, आप स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले टू सेक्टर मॉडल ड्रॉ कीजिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ। बिल्कुल बेसिक वाला मत ड्रॉ करके आइएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऐड कर दीजिए, ठीक है। टैक्सेस, दो टैक्सेस बढ़ा दीजिए, दो डंडे ऊपर की तरफ लगाइए, एक टैक्सेस बिजनेस से, एक टैक्सेस आपके किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। फिर गवर्नमेंट परचेजेस, और इधर से पेंशन वगैरह या सोशल सर्विसेज जो है वो ऐड कर दीजिए। फिर इसके ऊपर एक चीज और ऐड कर दीजिए, फॉरेन सेक्टर, ठीक है। उसके अंदर इधर से इंपोर्ट्स दिखाइए, उधर से एक्सपोर्ट्स दिखाइए। सिमिलरली इधर से इंपोर्ट्स दिखाइए, बदले में ट्रांसफर पेमेंट्स दिखाइए। फिर गवर्नमेंट के साथ ऊपर नीचे दो एरो कर दीजिए, ये सिग्निफाई करने के लिए कि गवर्नमेंट भी वो ट्रेड कुछ ना कुछ वहां पर कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर सेक्टर मॉडल। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फाइंड आउट प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड रेस्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था ना, इक्विलिब्रियम क्या है, नेशनल इनकम जब नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जब कोई लीकेजेस हो जाती हैं। इट सेट्स अप लिंक बिटवीन कस्टमर एंड प्रोड्यूसर। तो कस्टमर एंड प्रोड्यूसर का लिंक कौन सा, फैक्टर के बदले में इनकम का। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मार्केटिंग नेटवर्क टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अनेबल स्वॉट अस टू स्वॉट द इम्पैक्ट, यानी कि वो जो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस वाला एनालिसिस होता है वो यहाँ पर कर दिया। लीकेजेस का ये देखो, लीकेजेस मैंने बताया ना, सेविंग्स के थ्रू जो लीकेजेस होती हैं वो। इट हेल्प्स टू स्टडी इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज, वो सब चीजें यहाँ पर करती हैं। बस तो ये आपका जो चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो यहाँ पर होता है समाप्त। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसके जब पीवाई यूज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन आता है, यूजुअली आपसे 3 और 4 सेक्टर के बारे में ही पूछते हैं। तो वहां पर जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको, तो एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। दो तरह के सर्कुलर फ्लो कौन कौन से हैं, कौन कौन से थे, एक तो मॉनिटरी फ्लो था, दूसरा कौन सा था, रियल फ्लो था। मॉनिटरी क्या था, जब मनी के टर्म्स में बात की जाएगी, और रियल क्या था, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में और उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदले में कॉमोडिटीज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो चीजें थी रियल में। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल को इलेबोरेट करो, तो वो आपको ये पूरा प्रॉपर डायग्राम बना के आना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर कि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। इसके अंदर कुछ मुश्किल मुझे लग नहीं रहा है, आप ये चीजें आसानी से समझ गए हैं। 2 सेक्टर मॉडल से स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट सेविंग जरूर दिखाइए, उसके अंदर टैक्सेस ऐड कर दीजिए दोनों तरफ से, इधर से गवर्नमेंट परचेज ऐड कीजिए, इधर से आपका सोशल सर्विसेज या पेंशन फंड ऐड कर दीजिए। इसके ऊपर फिर एक फॉरेन सेक्टर बनाइए अगर आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी पूछा है तो, और उसके अंदर क्या कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाइए, सॉरी इंपोर्ट और ट्रांसफर पेमेंट्स दिखाइए, और गवर्नमेंट के फिर से ऊपर 2 डंडे लगा दीजिए, ये दिखाने, सिग्निफाई करने के लिए कि गवर्नमेंट भी कुछ ट्रेड कर रहा है और उधर से फॉरेन से भी कुछ गवर्नमेंट के पास ट्रेड आ रहा है। तो बस ये चीजें आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। और मुझे अगर कोई डाउट आता है फिर भी इसके अंदर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपना ये मल्टीप्लायर वगैरह पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह, तो वो कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से टेक्निकल है,
तो करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर कवर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया है, समझ में आ गई हैं चीजें जो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ये वाली चीज थोड़ी अपने ओपन माइंडेड नेचर की अप्रोच के से समझने की कोशिश करना। और अगर कंटेंट पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अपने अगले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर, उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इन दोनों के पीवाईक्यूज भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। फिर आपका सेमेस्टर 1 जो है उसका एक सिलेबस कंप्लीशन जो है वो हो जाएगा, फिर हम उसकी रिवीजन की तरफ जो है थोड़ा सोच सकते हैं, फिर आपका सेमेस्टर 2 जो है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।